Swayam Prabha. Digital India. Educated India. प्रिय शिक्षार्थियों, मैं आपका इस विषय नीतिशास्त्र पूर्व एवं पाश्चात्य दार्शनिक सिद्धांत में स्वागत करता हूं। आज के इस व्याख्यान क्रम में हम मानकीय नीतिशास्त्र से आगे बढ़ते हुए नीतिशास्त्र के दार्शनिक विश्लेषण की ओर जाएंगे, जहां हम आज अधिनीति शास्त्र क्या है एवं अधिनैतिक सिद्धांत मूलतः क्या है, इनका विश्लेषण करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर निर्भय मिश्रा है। मैं डॉक्टर डी.वाई. पाटिल बी स्कूल तथावाड़े पुणे में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। आज के इस व्याख्यान क्रम में जाने से पहले पिछले व्याख्यान में हमने न्याय और दंड के सिद्धांतों का मूल्यांकन किया और इस क्रम में हमने न्याय की एक ऐतिहासिक नैतिक विश्लेषण प्रस्तुत किया और ये देखा कि न्याय का नैतिक सफल जीवन में होना अनिवार्य है। वहीं हमने दंड व्यवस्था में उसके प्रतिकारात्मक, निवारात्मक, सुधारात्मक सिद्धांतों का अध्ययन किया और एक प्रश्न पर विचार किया कि मृत्युदंड जो है उसका नैतिक औचित्य जो है वो कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगाता है उस पर, क्योंकि जो नैतिक व्यक्ति है उसमें सुधार की जो संभावना है वो उसको ही समाप्त कर देता है। आज के इस व्याख्यान में हम इन मूलभूत बिंदुओं पर अपनी एक दार्शनिक विश्लेषण करेंगे। तो पहले हम ये देखेंगे कि अधिनीति शास्त्र क्या है, ये प्रश्न का उत्तर ढूंढने का प्रयास करेंगे। फिर नैतिक निर्णयों या कथनों का क्या अभिप्राय होता है, विभिन्न प्रसंगों में जब हम शुभ अशुभ, उचित अनुचित या नैतिक कर्तव्य इन शब्दों का प्रयोग करते हैं तो उसका क्या अर्थ होता है, नैतिक प्रत्यय किस प्रकार निर्नैतिक शब्दों से भिन्न होते हैं, नैतिक निर्णय का स्वरूप क्या है, क्या नैतिक निर्णय वर्णनात्मक होते हैं या संवेगात्मक होते हैं, क्या तर्कों के माध्यम से नैतिक निर्णय को उचित सिद्ध किया जा सकता है या इसकी आवश्यकता होती है सिद्ध करने की, यदि नैतिक निर्णय का प्रमाणीकरण संभव है क्या हम उनको प्रमाणित कर सकते हैं जैसे कि हम अन्य सांसारिक व्यवहारिक तथ्यों को कर देते हैं, तो इसके लिए किस प्रकार के तर्क दिए जा सकते हैं, क्या ये तर्क निगमनात्मक हो सकते हैं या आगमनात्मक हो सकते हैं। अधिनीति शास्त्र किस प्रकार एक आलोचनात्मक एवं विश्लेषणात्मक नीतिशास्त्र है, इस पर भी चर्चा करेंगे और यह समझने का प्रयास करेंगे इस व्याख्यान में कि अधिनीति की वैज्ञानिकता उसकी तटस्थता में है। वहीं हम अधिनीति शास्त्र की दृष्टि में अंतःप्रज्ञावाद, प्रकृतिवाद, वास्तुनिष्ठवाद, संवेगवाद एवं परामर्शवाद के नैतिक विश्लेषण के रूप में आचरण के संबंध में तटस्थ कैसे है, इसकी भी चर्चा करेंगे। इसके पश्चात हम अधिनीति शास्त्र और मानकीय नीति शास्त्र में क्या अंतर है, इसको समझेंगे। फिर अधिनीति शास्त्र और मानकीय नीति शास्त्र का पूरक है या नहीं है, या केवल अधिनीति शास्त्र ही एक नैतिक दार्शनिक विश्लेषण है, इस विमर्श में भी देखेंगे। फिर हम अधिनीति शास्त्र ही नैतिक दर्शन है जैसा कि एजेयर, नॉल स्मिथ, आर.एम. हेयर मानते हैं, इस प्रश्न चर्चा करेंगे। फिर हम अधिनीति शास्त्र की मूल समस्याओं का जिक्र करेंगे। फिर हम ये देखेंगे कि अधिनीति शास्त्र का उदय एवं विकास कैसे हुआ। फिर इस उदय विकास की जो पृष्ठभूमि है जिसमें तार्किक प्रत्यक्षवाद, भाषा विश्लेषणवाद एवं सत्यापनिता सिद्धांत है, इसका भी उल्लेख करेंगे। इसके पश्चात हम किस प्रकार तत्वमीमांसा, नीति शास्त्र, धर्मशास्त्र एवं सुंदर शास्त्र के कथन संज्ञान दृष्टि से निरर्थक हैं, इस तथ्य का भी अवलोकन करेंगे और इसके बाद हम उपयोगितावादी सिद्धांत या उपयोग सिद्धांत जिसे कहते हैं, इसकी चर्चा करेंगे। फिर अधिनीति शास्त्र उपयोग सिद्धांत से किस प्रकार से प्रभावित है, इसको देखने का प्रयास करेंगे। फिर हम संज्ञानवाद एवं संज्ञानवाद, जिसे हम वर्णात्मक एवं वर्णात्मक सिद्धांत भी कहते हैं, नीति दर्शन में इसका अवलोकन करेंगे। फिर हम प्रकृतिवाद, किस तरह नैतिक निर्णय एवं तथ्यात्मक प्राकृतिक निर्णय में कोई मौलिक अंतर नहीं है ऐसा कि मानता है, इसकी चर्चा करेंगे। फिर हम इसमें भी व्यक्तिनिष्ठ प्रकृतिवाद एवं वास्तुनिष्ठ प्रकृतिवाद की चर्चा करेंगे। वहाँ फिर हम अतीन्द्रिय सत्ता संबंधी सिद्धांत, धर्मशास्त्र एवं तत्वमीमांसा सिद्धांत का भी वर्णन करेंगे। फिर हम नैतिक निर्णय की व्याख्या प्राकृतिक निर्णय के आधार पर नहीं की जा सकती है, इस प्रश्न पर भी विचार करेंगे। और फिर हम धर्मशास्त्र एवं तत्वमीमांसा सिद्धांतों का अवलोकन करेंगे। वहीं हम नैतिक निर्णय की व्याख्या
धर्मशास्त्रीय एवं तत्वमीमांसी सिद्धांतों के अवलोकन के बाद हम संवेगवाद और परामर्शवाद का भी एक संक्षिप्त सरसरी तौर पे उसका अध्ययन करेंगे। अब हम इस प्रश्न से प्रारंभ करते हैं कि अधिनीति शास्त्र क्या है। तो जैसे कि हम अपनी व्यवहारिक रोजमर्रा की जिंदगी में एक जो नैतिक जीवन हमारा होता है, जिसमें हम इन शब्दों का उपयोग करते हैं कि क्या सही है, क्या उचित है, क्या गलत है, क्या अनुचित है, क्या शुभ है, क्या अशुभ है, क्या हमारा कर्तव्य है। ये प्रश्न है, सही गलत, उचित अनुचित, शुभ अशुभ और कर्तव्य को लेकर के या नैतिक जिम्मेदारी को लेकर के, इन शब्दों का मायने क्या होता है, इनका मतलब क्या होता है। क्या ये उसी प्रकार से होते हैं जैसे कि मैं कहता हूँ कि सेब खाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, क्या वो उसी तरह है कि सच बोलना भी स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। क्या ये दोनों जो कथन अलग अलग हैं कि सेब खाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है और सच बोलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, दोनों क्या प्राकृतिक कथन है या दोनों ही तथ्यात्मक रूप से एक बात आते हैं कि दोनों ही हमारे लिए शुभ हैं। तो शुभ क्या है, उचित क्या है, अनुचित क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है, ये वैसे तो हमें बड़ा ही सरल जान पड़ता है आम भाषा में, लेकिन जब इनके मूल्यांकन को देखते हैं, विभिन्न परिस्थितियों में देखते हैं, तो इनके मायने और मतलब अलग अलग दिखते हैं। तो यहाँ पर जो दार्शनिकों ने एक प्रश्न उठाया है कि ये उतना सरल और साधारण नहीं है। भाषा विश्लेषक ऐसा मानते हैं कि ये शुभ अशुभ, उचित अनुचित, कर्तव्य, ये सारे जो शब्द हैं, इनके प्रयोजन, इनके अर्थ अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग होते हैं। तो इनका सामान्य प्राकृतिक तथ्यों के आधार पर इनका अर्थ मानना उचित नहीं है। तो अधिनीति शास्त्र जो है, जिसे हम मेटा एथिक्स भी कहते हैं, इसका जो मूल कार्य है वो है नैतिक शब्दों एवं नैतिक निर्णयों, नैतिक शब्दों या हम कह सकते हैं जो टर्म्स हैं, उचित अनुचित, शुभ अशुभ, कर्तव्य, प्लस जो नैतिक निर्णय होते हैं, ये हमें करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, हमारा कर्तव्य है, इसकी प्रकृति, सर्वप्रथम इसकी उत्पत्ति, इसकी प्रकृति एवं स्वरूप का विश्लेषण करना ही अधिनीति शास्त्र है। अब यहां पर यह देखना जरूरी है कि अधिनीति शास्त्री जो है वो ये देखता है कि नैतिक निर्णय या कथनों का अभिप्राय क्या है, उसमें क्या प्रयोजन है, क्या इंटेंशन है, इसके आधार पर वो उसका मूल्यांकन करने का प्रयास करता है। यानी क्या नैतिक जो निर्णय या कथन है वो हमारे जो व्यवहारिक कथन है उनके समान होते हैं या उनसे भिन्न होते हैं या बिल्कुल उसी तरह से होते हैं। जैसे मैं कहूँ कि पृथ्वी गोल है और या मैं कहूँ कि वह इंसान अच्छा है, तो क्या ये दोनों कथन जो हैं उनमें क्या अभिप्राय जो है वो एक जैसा होता है, तथ्यात्मक होता है, या कुछ मूल्यात्मक है, या कुछ अतीन्द्रिय है, या कुछ प्राकृतिक तत्व या नहीं प्राकृतिक तत्व भी इसमें होता है। तो हमें अधिनीति शास्त्री नैतिक निर्णयों में, कथनों में उसका अभिप्राय क्या है, उसका जो विश्लेषण करने का वो प्रयास करता है। अब हम यहाँ पर ये देखते हैं कि विभिन्न प्रसंगों में इन शब्दों का कि यह शुभ है, यह अशुभ है, यह उचित है, यह अनुचित है, नैतिक कर्तव्य, इन सब का जब प्रयोग करते हैं तो विभिन्न प्रसंगों में इनका अर्थ क्या होता है। अधिनीति शास्त्री का यह भी एक लक्ष्य होता है कि वो इनके अलग अलग प्रयोजन, अलग प्रसंगों में इनके मायने मतलब क्या हैं और क्या वो एक जैसे रहते हैं, क्या वो बदलते हैं, वो किस प्रकार से उनका अर्थ निकलता है, किस प्रकार से उनका स्वरूप बदलता है, या क्या उनको किसी भी प्रकार से प्रमाणित कर सकते हैं। इन सभी प्रश्नों के उत्तर के लिए जो अधिनीति शास्त्री है वो अपना एक प्रयास करता है। यहाँ पे ये भी देखता है अधिनीति शास्त्री कि क्या नैतिक प्रत्यय जैसे कर्तव्य, उचित, अनुचित, जो निर्नैतिक शब्द होते हैं, जैसे हम कहें कि यह गाड़ी अच्छी है,
अब यह गाड़ी अच्छी है और यह आदमी अच्छा है, क्या दोनों में जो अच्छे शब्द का प्रयोग है वो क्या एक जैसा है? या जब हम कहते हैं या व्यक्ति अच्छा है तो उसमें जो अच्छे शब्द का प्रयोग है वो एक निर्नैतिक शब्द है। यानी ये जो गाड़ी अच्छी है तो उसमें जो एक निर्नैतिक शब्द है गाड़ी के लिए है, और एक आदमी अच्छा है तो उसमें आदमी के लिए अच्छा है। ये दोनों भिन्न भिन्न होते हैं और या केवल एक तथ्यात्मक से समान होते हैं। इस प्रश्न की चर्चा भी अतिशास्त्री करता है। तो यहाँ पर अतिशास्त्री के लिए सबसे बड़ा जो प्रश्न होता है वो यह होता है कि नैतिक निर्णय का स्वरूप क्या है? क्या वो तथ्यात्मक है या वो अतथ्यात्मक है? क्या वो मनुष्य की समझ में आता है या वो मनुष्य की समझ के परे है? जैसे मैं कहूँ कि अभी यहाँ प्रकाश है तो यह एक तथ्यात्मक कथन है और इसको हम सिद्ध कर सकते हैं अपने अनुभव से। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि यह व्यक्ति बहुत खुश है तो हम उसके व्यवहार से, उसी तथ्यात्मक व्यवहार से क्या उसका मूल्यांकन कर सकते हैं? तो कहीं ना कहीं जो हम नैतिक निर्णय देते हैं कि वह व्यक्ति अच्छा नहीं है ना, तो और या आग के पास जाना अच्छा नहीं है, तो आग के पास जाना अच्छा नहीं इसलिए क्योंकि आग समय जलाती है, तो वो एक अनुभवात्मक कथन है हमारे लिए। वह व्यक्ति अच्छा नहीं है तो उस मौलिक कथन का भी हम मूल्यांकन कर सकते हैं उसके व्यवहार से। लेकिन क्या ये जो दो निर्णय हैं ये दोनों का स्वरूप एक जैसा है या अलग अलग है? इन कथनों में जो नैतिक निर्णय का स्वरूप है वो एक जैसा है या अलग अलग है? इसका भी अतिशास्त्री एक मूल्यांकन करते हैं। यहाँ पे वो ये देखना चाहते हैं कि क्या हम नैतिक निर्णय जो है वो किसी प्रकार के वास्तु परिस्थिति का वर्णन करते हैं। जैसे मैं कहूँ कि बाहर वर्षा हो रही है ना, जैसे मैं कहूँ, जैसे मान लीजिए ये एक हमारी दुनिया है और इसमें बहुत सारे स्टेट्स ऑफ अफेयर्स हैं, इन्हें हम SOA बोल सकते हैं। अब जो वर्णनात्मक कथन है, जैसे मैं कहूँ कि इस कमरे में, कक्ष में एक पंखा है, एक लाइट है ना, और एक कुर्सी है और ये पेन है, तो ये सारे तथ्यात्मक कथन है क्योंकि इनका हम अनुभव कर सकते हैं और इनको हम समझ के प्रमाणित कर सकते हैं, उनकी व्याख्या कर सकते हैं। लेकिन जब मैं कहूँ कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है या झूठ बोलना पाप है या सच बोलने से रिश्ते अच्छे होते हैं या ईमानदारी अच्छी है, या इस तरह के जब मैं कथन दूं तो क्या वो उसी प्रकार से हैं जैसे मैंने इस कमरे में रखी चीज़ों का विवरण दिया? क्योंकि जो विवरण था वो तथ्यात्मक था, लेकिन जिस तरह से मैं अब मूल्यांकन कर रहा हूँ वो तथ्यात्मक ना होकर के मेरी भावनाओं को इंगित करता है, मेरे समर्थन और असमर्थन को भी दिखाता है। तो क्या वो संवेगात्मक है? तो ये प्रश्न भी नीतिशास्त्री के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या तर्कों के माध्यम से नैतिक निर्णय को उचित सिद्ध किया जा सकता है? जिस प्रकार से हम अन्य व्यवहारिक परिस्थितियों में या अन्य व्यवहारिक चीज़ों के लिए हम तर्क दे सकते हैं। जैसे मैं ये तर्क दे सकता हूँ कि अभी दिन नहीं रात नहीं दिन है, तो इसको मैं अपने अनुभव से सिद्ध कर सकता हूँ, इसको मैं अपने अनुभविक तर्क से सिद्ध कर सकता हूँ। या मैं ये कह सकता हूँ कि सभी मनुष्य मरणशील हैं, इसलिए अशोक एक मनुष्य है, अशोक मरणशील है। तो कहीं ना कहीं हम अपनी व्यवहारिक जो तथ्य हैं उनसे जुड़े जो वास्तु परिस्थितियाँ हैं उनको कहीं ना कहीं हम दो प्रकार के तर्क, जिसे हम निगमनात्मक और आगमनात्मक इन तर्कों के माध्यम से कहीं ना कहीं हम व्यवहारिक तथ्यों को प्रमाणित कर सकते हैं, तर्कों के माध्यम से उन्हें हम उचित सिद्ध कर सकते हैं। लेकिन क्या हम इसी प्रकार के तर्क, इस प्रकार के नैतिक निर्णय कि राम एक अच्छा व्यक्ति है, या हम कहें कि सुरेश ईमानदार है, तुम्हें ये करना चाहिए, एक्स का यह कर्तव्य है, हाँ, सहायता करना
अच्छा है, या हम कहें अच्छे कार्य से शुभ होता है। तो ये जो कथन हमने दिए कि राम एक अच्छा व्यक्ति है, सुरेश ईमानदार है, तुम्हें ये करना चाहिए, सहायता करना अच्छा है, या अच्छे कार्य से शुभ की उत्पत्ति होती है, तो ये जो कथन है क्या ये निगमनात्मक कथन है? क्या निगमनात्मक तर्क देकर के, जैसे कि हम कहें सभी मनुष्य मनोशील हैं, अशोक मनुष्य है, अशोक मनशील है, क्या इस प्रकार से, या संभाव्यता के आधार पे, क्या इन तर्कों को हम ले करके इन सभी कथनों को उचित या अनुचित सिद्ध कर सकते हैं? तो आदिनीति शास्त्री इस प्रकार से नैतिक निर्णयों के प्रमाणीकरण में दिए जाने तर्कों की भी संभावना को तलाशता दिखता है। क्या नैतिक निर्णय का प्रमाणीकरण संभव है? तो इसके लिए किस प्रकार के, जैसे कि हमने अभी अध्ययन किया कि क्या हम उसके लिए आगमनात्मक निगमनात्मक दे सकते हैं, तो आदिनीति शास्त्री का विचार है कि ऐसे तथ्यों के लिए इन तर्कों को देना संभव नहीं है, लेकिन जो लोग मानते हैं कि हम दे सकते हैं उनको हम कहते हैं कि वो संज्ञानवादी हैं, और कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि हम इस प्रकार के तर्क नहीं दे सकते, उनको हम असंज्ञानवादी कहते हैं, और इनका हम अध्ययन आगे के व्याख्यान में करेंगे। तो इस प्रकार से हमने देखा कि आदिनीति शास्त्र जो है वो एक आलोचनात्मक एवं विश्लेषणात्मक नीति शास्त्र है। वो इसका काम जो है वो नीति शास्त्र में जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं, उचित अनुचित शुभ अशुभ कर्तव्य, इनका एक आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है कि वो किन परिस्थितियों में क्या अर्थ प्रकट करते हैं या नहीं करते हैं, उनका स्वरूप स्पष्ट है या नहीं है, क्या उनको प्रमाणीकरण के लिए हम तर्क दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, क्या उनको हम उन्हीं प्रकार से प्राकृतिक तथ्यों के आधार पर समझ सकते हैं या नहीं समझते हैं, और क्या वो प्राकृतिक तथ्यों से अलग होते हैं। तो इस प्रकार कहीं ना कहीं ये नीति शास्त्र की एक आलोचनात्मक शैली है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये नीति दर्शन और नीति शास्त्र, यहाँ पे नीति शास्त्र जो है वो मेटा एथिक्स जो है वो एथिक्स की जो अन्य विधियां हैं, जैसे अगर हम एथिक्स को समझने का प्रयास करें तो उसकी 3 मुख्य अन्य विधियां हम देखते हैं, जिसमें सबसे पहले अगर हम रखें तो हम देखते हैं कि एक को हम कह सकते हैं नॉर्मेटिव एथिक्स। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कि हम नॉर्म्स क्या होते हैं, ड्यूटीज क्या होती हैं, है ना, या क्या नियम, कौन से सिद्धांत समाज के लिए शुभ हैं, उचित हैं, कौन से कर्तव्य हैं जो हमें करने चाहिए, है ना। इस तरह से जो थियरीज हम देखते हैं, जैसे कि हम नॉर्मेटिव एथिक्स में देखते हैं अरस्तु की वर्चू थियरी है, या कांट का निरपेक्षवाद है, या सुखवादियों की उपयोगितावादियों के सिद्धांत हैं, ये सब नॉर्मेटिव एथिक्स में आते हैं। या जितने भी मॉरल डिसीजंस जो हैं, नैतिक निर्णय कैसे लेना चाहिए, इसके बारे में जो भी हमें मानक या नियम देते हैं, उन्हें हम सब एक नॉर्मेटिव एथिक्स में रखते हैं। दूसरे एथिकल डिस्कशन को या विमर्श को हम कह सकते हैं डिस्क्रिप्टिव एथिक्स। ये हमारे उन सभी नैतिक सिद्धांतों का वर्णन करता है ना। ये बताता है कि शुभ क्या है, उचित क्या है, अनुचित क्या है, कर्तव्य क्या है, और उसके बारे में ये कोई सिद्धांत नहीं देता। ये कोई सिद्धांत को फॉलो करने या ना फॉलो करने के लिए भी नहीं कहता। ये क्यों इतना बताता है, और इसको बताने के लिए ये कहीं ना कहीं सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक जो उसके पृष्ठभूमियाँ होती हैं उनका प्रयोग करता है। इस तरह से हम देखते हैं कि साइकोलॉजिकल हेडोनिज्म है, वो एक डिस्क्रिप्शन देता है कि जो मानव है वो स्वभावतः जो है वो सुखवादी है ना। या फिर एथिकल ईगोइज्म, जैसे कि हॉब्स ने माना है कि मानव अपने स्वभाव स्वार्थी है, या एथिकल अल्ट्रुइज्म जैसे बटलर मानते हैं कि वह जो है वो परार्थवादी है। तो इस प्रकार डिस्क्रिप्टिव एथिक्स जो है, जिसे हम वर्णनात्मक नीतिशास्त्र कह सकते हैं, इसमें कहीं ना कहीं जो नीतिशास्त्री है वो सामाजिक संदर्भों को लेकर के, सांस्कृतिक संदर्भों को लेकर के और मनोवैज्ञानिक संदर्भों को लेकर के वो नीति की नैतिकता की व्याख्या करता है। लेकिन मेटा एथिक्स इन सबसे अलग है।
मेटा एथिक्स का काम किसी मानक को देना नहीं होता है, कुछ नियम स्थापित करना नहीं होता है, या किसी सामाजिक और मनोवैज्ञानिक या सांस्कृतिक, है ना, या एंथ्रोपोलॉजिकल इस तरह की कोई पृष्ठभूमि लेकर के किसी नैतिकता की व्याख्या करना नहीं होता है, बल्कि उसका काम इन सभी की आलोचना करना है। इन दोनों शास्त्रों की आलोचना करते हुए इनमें जो प्रयोग की गई व्याख्याएं हैं, जिनमें इन शब्दों का प्रयोग किया है, नैतिक शब्दों का प्रयोग किया गया है, या नैतिक सिद्धांतों का प्रयोग किया गया है, या निर्णयों का प्रयोग किया गया, इन सभी की परीक्षा करना, क्रिटिकल एनालिसिस करना और उनका एक विश्लेषण देना ही अधिनीति शास्त्र है। अब एक और जो तथ्य है जो कहीं ना कहीं अधिनीति शास्त्र को जो उसकी वैज्ञानिकता है अधिनीति की, वो उसकी तटस्थता में दिखाता है। यानी जैसे जब हम बात करते हैं वैज्ञानिक विधि की, तो वैज्ञानिक विधि जो होती है, तो वैज्ञानिक विधि की जो खास बात होती है कि वो पहली बात तो रेशनल होती है, यानी वो तर्क बुद्धि विवेक के आधार पर, नियमों के आधार पर किसी भी फैक्ट को, है ना, या किसी भी व्यवहार को या बिहेवियर कहें, या किसी स्टेट ऑफ अफेयर को, या किसी घटना को, इंसिडेंस को वो समझने का प्रयास करती है। उसके लिए वो देखती है कि कौन से ऐसे तर्क हैं इससे वो सत्य या असत्य सिद्ध हो सकती है। तो उसमें एक रेशनैलिटी होती है। रेशनैलिटी के साथ साथ उसके अंदर दूसरा ऑब्जेक्टिविटी भी होती है। तो वहाँ पे हमेशा वास्तुनिष्ठ तर्कों की बात की जाती है, और इसके साथ साथ उसमें एक न्यूट्रलिटी भी होती है, यानी जिसको हम तटस्थता बोलते हैं। यानी वैज्ञानिक जब अन्वेषण करता है या वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करता है, तो उसमें उसका कोई व्यक्तिगत लगाव नहीं होता, व्यक्तिगत रूप से उससे जुड़ा नहीं होता है। लेकिन कहीं ना कहीं नैतिकता या निर्णयों में व्यक्ति का एक व्यक्तिगत झुकाव लगाव बना रहता है। लेकिन अधिनीति शास्त्र इस तटस्थता को लेकर चलता है कि वो किसी भी मानक को लेकर के, किसी भी नियम को लेकर के, या किसी भी नैतिक निर्णय को लेकर के उसका अपना कोई उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। वो एक स्वतंत्र आलोचनात्मक परीक्षण प्रस्तुत करता है। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो अधिनीति शास्त्र की दृष्टि में जो अंतःप्रज्ञावाद है, प्रकृतिवाद है, वास्तुनिष्ठवाद है, संवेगवाद है, परामर्शवाद है। अब अधिनीति शास्त्री अपने नैतिक विश्लेषण में जब इन सभी का एक नैतिक विश्लेषण करता है, तो इस नैतिक विश्लेषण में वो किसी सिद्धांत का समर्थक या उसका आलोचनाकारी नहीं होता। वो किसी सिद्धांत का समर्थन या असमर्थन नहीं करता। वो किसी सिद्धांत को समर्थन के लिए न तर्क देता है, न उसका खंडन करने के लिए ये तर्क देता है, बल्कि वो इन सभी सिद्धांतों का जब एक अधिनीति शास्त्रीय दृष्टि से अवलोकन करता है, तो वह देखना चाहता है अपने नैतिक विश्लेषण में क्या इनमें जो नैतिक प्रत्यय हैं या जो इनमें नैतिक निर्णय हैं, क्या ये अपने आप में उन्हीं चीज़ों को व्यक्त कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। क्या ये अपने कॉन्टेक्स्ट में या अपने परिस्थितियों में जिन नैतिक विचारों का प्रतिपादन करते हैं, जिन निर्णयों को देखते हैं, उनके स्वरूप सही है कि नहीं है, उनकी आलोचना करता है। यह भी समझता है कि जो तर्क दिए गए हैं इनमें, क्या वो तर्क वास्तविक रूप से वैसे ही वैज्ञानिक तर्कों के समान होते हैं जो तथ्यों को लेकर दिए जाते हैं, या वो तर्क कुछ अलग व्यवस्था में से जुड़े होते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये जो अधिनीति शास्त्र का कार्य है वो उसकी तटस्थता होती है। वो अपनी तटस्थता बनाए रखता है। वो केवल ये बात जानने का प्रयास करता है कि इनकी उत्पत्ति, इनके अर्थ किस प्रकार से जुड़े हुए हैं, भिन्न हैं, या उनके मायने मतलब किन किन कॉन्टेक्स्ट में, किन किन अलग संदर्भों में अलग अलग क्या होते हैं। तो यही प्रश्न नीति शास्त्र, अधिनीति शास्त्री के लिए अनिवार्य होते हैं, और इनको जानने के और इनके उत्तर पर जाने के प्रयास में वह वैसे ही न्यूट्रल होता है जैसे कि एक वैज्ञानिक अपने वैज्ञानिक विधि में होता है। और इसी तरह एजे एयर और सीएल स्टीवेंसन जैसे जो दार्शनिक हैं नीति शास्त्र में,
उनका भी यही मानना है कि जो अधिनीति शास्त्र है वो अपने नैतिक विश्लेषण में, अपने आचरण में तटस्थ है। अब यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि अधिनीति शास्त्र और मानकीय नीति शास्त्र में क्या अंतर है। मानकीय नीति शास्त्र जैसे हमने अध्ययन किया अभी तक कि जैसे कि अरस्तु की जो नियमवाद है, सुखवाद है, उपयोगितावाद है, इस तरह से कई सारे मानकीय नीति शास्त्र हैं जो मानकों का निर्माण करते हैं, है ना, जो नॉर्मेटिव एथिक्स का प्रतिपादन करते हैं और ये बताते हैं कि हमें किन वास्तुनिष्ठ सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। जैसे ये उपयोगितावादी कहते हैं कि जो सही है वो मैक्सिमम गुड फॉर मैक्सिमम नंबर है। तो क्या अधिनीति शास्त्र मानकीय नीति शास्त्र है? तो इसका उत्तर है नहीं, ये मानकीय नीति शास्त्र नहीं है। ये किसी भी प्रकार की नैतिक प्रस्थापनाएं नहीं करता, ये किसी प्रकार के नैतिक सिद्धांतों का प्रतिपादन नहीं करता, या किसी नैतिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं करता, है ना, या उनका वर्णन नहीं करता, या कहें कि मनुष्य को क्या करना चाहिए उसके लिए कोई ये नैतिक जो प्रपोजिशंस हैं या जो नैतिक, है ना, प्रस्थापनाएं हैं उनको नहीं देता, बल्कि ये केवल उनका एक आलोचनात्मक तटस्थ विश्लेषण प्रस्तुत करता है। लेकिन मानकीय नीति शास्त्र जो है मनुष्य के नैतिक जीवन के लिए उसके मूल्यों को बताता है, क्या आदर्श होने चाहिए बताता है, क्या नैतिक नियम होने चाहिए ये बताता है, क्या नैतिक आदेश है ये बताता है, और क्या उसके नैतिक कर्तव्य हैं इसके बारे में भी एक विवरण प्रस्तुत करता है। ये मानकीय नीति शास्त्र का कार्य है। क्या अधिनीति शास्त्र मानकीय नीति शास्त्र का पूरक है? इस प्रश्न का उत्तर हम कहें तो इसको हम कहेंगे हाँ, और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि कोई भी नीति शास्त्र, चाहे वो नियमवादी हो, चाहे सुखवादी हो, चाहे मनोवैज्ञानिक वादी हो, या उपयोगितावादी हो, या निरपेक्ष विज्ञानवादी हो, या सहज ज्ञान प्रत्यय आधारित हो, उन सबका मूल्यांकन एक आलोचनात्मक मूल्यांकन होना जरूरी है कि जो क्या एक्स मानक है वो सही है अपने आप में या वो गलत है। इसका आलोचनात्मक परीक्षण करने के लिए अधिनीति शास्त्र की आवश्यकता भी है और अनिवार्यता भी है। तो केवल नीति शास्त्र जो है वो अपने आप में, उसे हम कहें तो वो अपने आप में सफिशिएंट नहीं है, उसके लिए उसका परिष्कृत होना बहुत ज़रूरी है। तो उसकी परिष्कृत दार्शनिक विश्लेषण के लिए जो उसकी अनिवार्य शर्त है वो है कि उसका मूल्यांकन एक अधिनीति शास्त्रीय दृष्टि से ज़रूर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक मत ये है कि कुछ लोग जो नीति शास्त्र के जो मानकीय नीति शास्त्र हैं उनको उतना महत्व नहीं देते। वो कहते हैं कि वो नैतिक दर्शन नहीं है, वो केवल नीति शास्त्र की विधाएं हैं, लेकिन उसमें ऐसा कोई दार्शनिक आलोचनात्मक तटस्थ तत्व नहीं दिखता। ऐसे दार्शनिक जैसे एजे एयर जो तार्किक प्रतिशतवाद के जन्मदाता भी हैं, पीएच नॉवेल स्मिथ और आरएम हेयर जैसे जो नैतिक दार्शनिक हुए हैं, जो अधिनीति शास्त्री हुए हैं, उनका मानना है कि जो मानकीय नीति शास्त्र है वो अपने आप में नैतिक दर्शन नहीं है। इस तरह से ये जो दार्शनिक हैं वो उसे जो मानकीय नीति शास्त्र है उसको पूरक के रूप में देखते हुए वो नैतिक दर्शन को अधिनीति शास्त्र ही मानते हैं। अब यहाँ पर अगर देखें तो अधिनीति शास्त्र की मूल समस्याएं क्या हैं, तो सबसे पहले जैसा कि हमने अभी तक के व्याख्यान में समझा कि जो अधिनीति शास्त्र की मूल समस्याओं में सबसे पहला समस्या है वो ये है कि जो नैतिक शब्द हैं या कहें जो उनसे जुड़े प्रत्यय हैं उनका अर्थ क्या है। सबसे पहले तो यही जानना कि उचित अनुचित कर्तव्य इन सब का विभिन्न परिस्थितियों में क्या अर्थ होता है, शुभ अशुभ। दूसरा, इस समस्या का अवलोकन करना अधिनीति शास्त्र की मूल समस्या है, क्योंकि अधिनीति शास्त्र मानता है कि भाषा का जब विश्लेषण करते हैं तो हम ऊपर स्तर पर हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मिलते हैं, बहुत है ना क्लिष्ट वाक्य मिलते हैं,
जिनमें तो लगता है कि ये चीज़ सही सही है, लेकिन जब हम उसका एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण करते हैं, देखते हैं कि वो बात नहीं है। जैसे कि हम कहें कि धीमे गाड़ी चलाना सही है और सेब खाना सही है, और या कहें कि धूम्रपान करना गलत है। तो ये सारे जो अलग अलग जो कथन है, किसमें नैतिक या राम का चरित्र अच्छा नहीं है, तो इस तरह के जो कथन है प्लस जो तथ्य हैं, उनमें जो शब्द सही, गलत, उचित, अनुचित, कर्तव्य, ये जो इस्तेमाल होते हैं वो एक समान अर्थ में नहीं होते, वो अलग अलग अर्थ में होते हैं, और यही एक समस्या को जन्म देते हैं। तो पहली समस्या जो अधीन शास्त्र की है वो नैतिक शब्दों और प्रत्ययों का मूल अर्थ क्या है, इसको ही स्पष्ट करना है। दूसरा, नैतिक निर्णयों का स्वरूप क्या है, इसको भी स्पष्ट करना नीति शास्त्र की एक मूल समस्या है। और जो तीसरी मूल समस्या है वो ये है कि क्या नैतिक निर्णयों के लिए, या कहें कि नैतिक तथ्यों के लिए तर्क दिए जा सकते हैं, या तर्कों के द्वारा उन्हें प्रमाणित किया सकता है या नहीं किया सकता है, ये भी अधीन शास्त्र में एक मूल समस्या के रूप में है। अब हम आगे इस व्याख्यान में अधीन शास्त्र का उदय एवं विकास पे चर्चा करेंगे। तो इसको हम देख सकते हैं कि सर्वप्रथम अधीन शास्त्र का जो विश्लेषण है वो हमें 1710 में प्रकाशित किताब ए ट्रीटाइज कंसर्निंग दी प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन नॉलेज, जो बर्कले की रचना है, उसमें कहीं ना कहीं हमें अधीन शास्त्र का उदय दिखता है। क्योंकि वहाँ कहीं ना कहीं ये जो शुभ का जो व्याख्यान है उसे कहीं ना कहीं बर्कले जो है संवेग से जोड़ कर देखते हैं, और उसको उसकी नैतिक भाषा का जो संवेगात्मक उद्देश्य है उस पर चर्चा करते हैं। वहीं इसके बाद जो इनके अनुगामी हुए डेविड ह्यूम, उनकी जो एक रचना 1739 से 40 में प्रकाशित हुई ए ट्रीटाइज ऑफ ह्यूमन नेचर, उसमें कहीं ना कहीं ह्यूम ने भी दो मुख्य अधीन सिद्धांतों को स्पष्ट रूप से विश्लेषित किया है, जिसमें वो नैतिक कथनों या निर्णयों को व्यक्तिनिष्ठवादी मानते हैं और एवं उनको संवेगवादी भी मानते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ से हम एक अधीन शास्त्र का उदय देख सकते हैं। पुनः हमें इसको और समझने के लिए, जैसे कि हम देखते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1910 के बाद से जो एक दर्शन में एक रिवोल्यूशन आया, एक क्रांति आई, कि जो दार्शनिक थे, और इसका बहुत कुछ योगदान वियना सर्कल के बनने के बाद भी हुआ, क्योंकि ये जो सर्कल था उसमें कुछ दार्शनिक थे, कुछ गणितज्ञ थे और कुछ वैज्ञानिक थे। इन सभी लोगों ने डेविड ह्यूम से प्रभावित होकर कहें, क्योंकि डेविड ह्यूम ने अंततः जिस प्रकार से अपना दर्शन सुनिश्चित किया, जिस तरह से उनका जो संदेहवाद था वो एक एग्नोस्टिसिज्म में हो गया, अज्ञेयवाद में पहुंच गया, और उन्होंने कहा कि जितनी भी ये तत्वमीमांसीय कथन हैं या जो सिद्धांत कार्य कारण जो सिद्धांत दिया गया उसके आधार पर तत्वमीमांसा, धर्मशास्त्र, नीति शास्त्र और उन्होंने हर एक शास्त्र की आलोचना कर दी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक नए दर्शन का उदय दिखता है, जिसका प्रभाव अधीन शास्त्र पे, नीति शास्त्र पे पड़ा, और जिससे कि अधीन शास्त्र का भी उदय हुआ, जैसे कि तार्किक प्रत्यक्षवाद, भाषा विश्लेषणवाद एवं सत्यापन सिद्धांत। अब इनका हम जिक्र करें, कैसे इन तीनों ने अधीन नीति शास्त्र के विकास में योगदान दिया। तो जो तार्किक प्रत्यक्षवाद है वो कहीं ना कहीं एक महान दार्शनिक लुडविग विटगेन्स्टाइन की जो पहली रचना थी, जो प्रकाशित हुई थी, ट्रैक्टेटस फिलोसफिकस, जो ट्रैक्टेटस रचना थी, उसमें कहीं ना कहीं जो विटगेन्स्टाइन ने जिस तरह से कहीं ना कहीं उन्होंने जो एक बहुत खूबसूरत वर्णन दिया, उन्होंने बताया कि एक पैरेलल जो अंडरस्टैंडिंग है हमारी, जो इस दुनिया की है, वर्ड और जो वर्ड है, जो शब्द हैं, उनमें एक पैरेलल एक कनेक्शन होता है। विटगेन्स्टाइन ने यहाँ पर ये भी बताया कि हम भाषा को जब विश्लेषित करते हैं तो भाषा अपने अर्थों को इस तरह प्रकाशित कर पाती है कि वहाँ पर एक लॉजिकल फॉर्म होता है।
और वो लॉजिकल जो फॉर्म है उसी के आधार पर उसका एक उसके समझने का एक स्कोप होता है या एक कहें उसका परिदृश्य होता है, जिसमें ही भाषा अपने मूल रूप या अर्थ को प्रकट कर पाती है। और उसके आधार पर वो मानते हैं कि इसमें 3 प्रकार के कथन हो सकते हैं। पहले को मानते हैं वो कथन जो हमेशा सदैव सत्य होते हैं, जिन्हें वो कहते हैं टोटोलॉजी, और दूसरे को मानते हैं वो कथन जो हमेशा असत्य होते हैं, जिन्हें वो कहते हैं कि कॉन्ट्राडिक्शन, और एक कथन जिसको कहते हैं वो सत्य भी हो सकते हैं और असत्य भी हो सकते हैं। तो हमारा जो व्यवहारिक जीवन है, जिसे वो कंटिंजेंट फैक्ट्स बोलते हैं, जो कंटिंजेंट स्टेटमेंट्स होते हैं, वही हमारे व्यवहारिक को दिखाते हैं, वही व्यवहारिक भाषा में सत्य असत्य हो सकते हैं। तो इस प्रकार का जो दर्शन विटगेनस्टाइन के ट्रैक्टेटस में निकला कि एक स्ट्रक्चर है और उसी स्ट्रक्चर के आधार पर हम व्यवहारिक कथनों को सत्य असत्य समझ सकते हैं। इसके आधार पर तार्किक प्रत्यक्षवाद में एजे एयर ने भी कहा कि अगर हम किसी कथन को समझना चाहते हैं, तो अगर उसका वर्णन करना चाहते हैं या वो कॉग्निटिव अंडरस्टैंडिंग में आता है, तो उसका सत्य असत्य होना आवश्यक है। ऐसे ही ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट्स को हम समझ सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने कहा कि अगर कोई कथन अपने आप में सत्य है, एजियर कहते हैं, तो या तो वो 2 प्रकार का हो सकता है, वो व्यवहारिक कथन हो सकता है ना, एक व्यवहारिक कथन हो सकता है, या वो एक गणितीय हो सकता है। गणितीय कथन हमेशा सत्य होते हैं, वो निगमनात्मक होते हैं। व्यवहारिक कथन जो होते हैं वो आगमनात्मक होते हैं या कंटिंजेंट फैक्ट्स पे होते हैं। अब व्यवहारिक तथ्य भी सत्य या असत्य हो सकते हैं और इनका हम वर्णन कर सकते हैं। जैसे कहें इट्स रेनिंग आउटसाइड, तो हम बाहर जाकर के अपने अनुभव के आधार पर इसका वर्णन कर सकते हैं। तो यहाँ तार्किक प्रत्यक्षवाद ने जब भाषा का विश्लेषण किया तो उसमें एक सत्यापनीयता का सिद्धांत दिया, जिसे हम वेरिफिकेशन थ्योरी बोलते हैं। तो इनका ये मानना था कि अगर कोई निर्णय या तथ्य या कथन सत्य असत्य कहा जा सकता है, तो उसका आधार जो है वो हमारा अनुभव होना चाहिए, अपना सेंस एक्सपीरियंस होना चाहिए कि मैं उसका अनुभव कर सकता हूँ। जैसे मैं कहूँ बाहर बहुत धूप है, तो मैं जाकर के धूप का अनुभव कर सकता हूँ। अगर बाहर बारिश हो रही है तो मैं कह सकता हूँ नहीं बाहर धूप नहीं है, बाहर तो बारिश हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि इन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं जो हमारा अनुभव है वही हमारे कथनों का अर्थ प्रकट करता है, उनको सत्य असत्य साबित करता है, उनको प्रमाणित करता है, उनकी वैधता या अवैधता को निश्चित करता है। तो यहाँ पर ये माना कि किसी भी कथन को सत्य असत्य होने के लिए, हमारे संज्ञान का विषय होने के लिए, हमारे कि हम उसका कुछ वर्णन कर पाएं, उसका अनुभवात्मक होना जरूरी है। अगर वो हमारा प्रत्यक्ष अनुभव का विषय नहीं है तो कम से कम उसमें कोई अनुभवात्मक तथ्य होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं जिनका हम अनुभव नहीं कर सकते। जैसे मंगल पर ग्रह पर पानी है कि नहीं है, चंद्रमा पर जीवन है कि नहीं है, तो चंद्रमा पर हम जाकर के तथ्यों का अवलोकन नहीं कर सकते। चंद्रमा पर जो तथ्य है उनका अनुभव किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं वो सैद्धांतिक रूप से अनुभवात्मक होना चाहिए, ऐसा ये दार्शनिक मानते हैं। फिर ये इस प्रकार से जब इन्होंने इस तरह से एक विश्लेषण किया, दार्शनिक विश्लेषण किया, तो उन्होंने पाया कि इससे पहले का जितना भी दर्शन है, इसमें तत्वमीमांसा, ईश्वर, आत्मा, जगत की बातें की गई हैं, या नीति शास्त्र में जितने मानक दिए गए हैं, या धर्मशास्त्र में ईश्वर, उसके अस्तित्व, उसके गुण की चर्चा की गई है, या सौंदर्य शास्त्र जो भी कथन दिए गए हैं, वो संज्ञानात्मक दृष्टि से अगर वो कहें तो वो सत्य नहीं है, वो न सत्य है न असत्य है। एक्चुअली वो सत्य और असत्य की परिधि में ही नहीं है, वो निरर्थक है, इसीलिए इनका कोई अर्थ नहीं है। इस तरह का दर्शन जो है हमें इस तरह के दर्शन ने कहीं ना कहीं अधिनैतिक शास्त्र को और उनके सिद्धांतों को भी बहुत हद तक प्रभावित किया। लेकिन कुछ दार्शनिक ऐसे थे जिन्होंने इस थ्योरी ऑफ वेरिफिकेशन को नहीं अपनाया, बल्कि उन्होंने विटगेनस्टाइन की जो दूसरी रचना प्रकाशित हुई, जिसे हम कहते हैं फिलोसॉफिकल इन्वेस्टिगेशन, जिसमें विटगेनस्टाइन ने जो है सामाजिक सांस्कृतिक आधार पर यह कहा कि भाषा का जो अर्थ है वो
उसका अनुभवात्मक होना या ना होना ये तय नहीं करता है कि वो सत्य है या असत्य, बल्कि उसका किसी संदर्भ में या किसी कॉन्टेक्स्ट में या किसी कन्वेंशन में भी कहें क्या प्रयोग है, ये तय करता है कि उसका अर्थ क्या सुनिश्चित किया जाए। जैसे सैंधव का अर्थ हमारे भारतीय भाषा में तो दो होता है, एक सैंधव का मतलब घोड़ा भी होता है, एक का नाग का होता है। तो सैंधव लाव का मतलब ये होगा कि हमें प्रयोग से देखना होगा कि सैंधव किस अर्थ में प्रयोग किया है। विज्ञान यही मानते हैं कि भाषा का अर्थ जो है वो केवल किसी एक तार्किक स्ट्रक्चर पे किसी एक निश्चित तार्किक स्ट्रक्चर पे नहीं होता, बल्कि हाँ भाषा के नियम हैं, उसके नियम होते हैं, लेकिन वो नियम प्रयोगों के आधार पे होते हैं। तो इसलिए कुछ दार्शनिकों ने जैसे कि जॉन विजडम है ना, राइल है और फिलिप्स है, ये सब मानते हैं, इन्होंने भाषा के उपयोग सिद्धांत को महत्व दिया और उन्होंने वेरिफिकेशन ऑफ ट्रूथ को उतना महत्व नहीं दिया। अब आधुनिक शास्त्र जो है वो उपयोग सिद्धांत से प्रभावित है। जैसा कि हमने देखा कि पीएच नोवेल स्मिथ और जे वार्नॉक ने अपने आधुनिक शास्त्र में जो है उपयोग सिद्धांत को दिखाया है कि हम नैतिक शब्दों का, कर्तव्य का, शुभ का, उचित अनुचित का वर्णन उनके उपयोग के आधार पर समझ सकते हैं, ना कि ये किसी निश्चित तथ्यात्मक संरचना के आधार पर उनके सत्य असत्य निदा का हम वर्णन या खंडन कर सकते हैं। यहाँ पर हम समझेंगे कि आधुनिक शास्त्र को जब हम समझते हैं तो हमें दो प्रकार की विधाएं दिखती हैं। एक को हम कह सकते हैं संज्ञानवाद। अब संज्ञानवाद और एक को हम कहेंगे असंज्ञानवाद। संज्ञानवाद ये मानता है कि नैतिक कथन और निर्णय जो हैं उनका वर्णन किया जा सकता है, उनका वर्णन उसी तरह किया जा सकता है जैसे हम कहें कि जो सेब है अच्छा है, सेब खाना अच्छा है, और एक स्टेटमेंट दें कि एक्स व्यक्ति अच्छा है। तो संज्ञानवादी ये मानते हैं कि हम प्राकृतिक तथ्यों के आधार पर या ये जो नैतिक निर्णय हैं उनके अर्थ को, उनके स्वरूप को बिना किसी कहते हैं बिना किसी अंतर के ही समझ सकते हैं। मतलब उससे उनका कोई अर्थ नष्ट नहीं होता या कम नहीं होता और वो समझा सकता है। तो ये संज्ञानवादियों का मानना है कि नैतिक निर्णय, नैतिक जो अर्थ है वो हम वर्णनात्मक है, उसका हम वर्णन कर सकते हैं और उसका वर्णन हम उसी प्रकार से कर सकते हैं जैसे कि हम प्राकृतिक तथ्यों का कहते हैं। तो कहीं जो संज्ञानवादी हैं वो जो हैं वो कहेंगे हम कॉग्निटिविस्ट हैं, वो उनको हम कहेंगे वो मॉरल रियलिस्ट्स हैं। मतलब वो नैतिक तथ्यों को वास्तविक तथ्यों से जोड़कर देखते हैं। इस तरह से उनको हम कह सकते हैं कि वो नेचुरलिस्ट और नेचुरलिस्ट भी हैं। इनमें भी दो श्रेणियां हैं नेचुरलिस्ट और नेचुरलिस्ट की, लेकिन फिर भी वो मानते हैं कि कहीं ना कहीं प्राकृतिक कथनों से जुड़े हुए। तो संज्ञानवाद कहीं ना कहीं मॉरल रियलिज्म या नेचुरलिज्म के अंतर्गत आता है। वहीं असंज्ञानवाद है जिसके एरक, एजे एयर और ये सब दार्शनिक हैं, वो ये मानते हैं कि जो नैतिक निर्णय और कथन है वो किसी वस्तु स्थिति का उस तरह से वर्णन नहीं करते जैसे कि प्राकृतिक तथ्य करते हैं। जैसे पृथ्वी गोल है, ये एक संज्ञानात्मक हो सकता है, लेकिन राम अच्छा है, ये जो स्टेटमेंट है, असंज्ञानवादी मानते हैं कि ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो एक जैसे नहीं है। असंज्ञानवादी माना जो नैतिक कथन है वो प्राकृतिक कथनों से अलग हैं। ये जो है वो जो मॉरल के जो मॉरल रियलिटी है उसको उस तरह से नहीं मानते जैसे कि वो एक फिनोमिनल रियलिटी को मानते हैं। यहाँ पर ये इसको मानते हैं कि ये नॉन कॉग्निटिविस्ट हैं। वो समझते हैं कि नैतिक निर्णयों को हम उस तरह से नहीं समझते जैसे हम प्राकृतिक निर्णयों को समझते हैं या प्राकृतिक तथ्यों को समझ सकते हैं। यहाँ पर ये प्रकृतिवाद जो है, जो कि एक संज्ञानवादी विचारधारा है शास्त्र में, वो यह मानती है कि नैतिक निर्णय एवं
प्राकृतिक निर्णय, नैतिक निर्णय एवं तथ्यात्मक प्राकृतिक निर्णय में कोई मौलिक अंतर नहीं है, जैसा कि हमने स्पष्ट किया। इसी विचारधारा में हमें दो तरह के प्रकृतिवाद दिखते हैं। एक को हम बोल सकते हैं व्यक्तिनिष्ठ प्रकृतिवाद, और दूसरे को एक होता है व्यक्तिनिष्ठ और दूसरे प्रकृतिवाद को हम बोलते हैं वास्तुनिष्ठ प्रकृतिवाद। तो जो व्यक्तिनिष्ठ प्रकृतिवाद है वो ये मानते हैं कि हालांकि जो नैतिक निर्णय हैं उनको हम उनकी व्याख्या कर सकते हैं, उनका वर्णन कर सकते हैं, वैसे ही प्राकृतिक तथ्यों के आधार पर कर सकते हैं, लेकिन ये भिन्न भिन्न होते हैं। संस्कृति, समाज, व्यक्तियों के आधार पर ये भिन्न भिन्न होते हैं। तो इनको लेकर कोई हम वास्तुनिष्ठ नियम नहीं बना सकते, कोई सार्वभौमिक स्तर पे इनका हम व्याख्यान नहीं कर सकते। ये व्यक्तिनिष्ठ होते हैं, जैसे कि ह्यूम, वेस्टरमार्क और बर्ट्रैंड रसेल भी ऐसा ही मानते हैं कि जो नैतिक निर्णय हैं, नैतिक कथन हैं, वो व्यक्तिनिष्ठ हैं, वो संवेगवादी हैं। उनकी व्याख्या तो उनको समझा सकता है, लेकिन व्यक्तिनिष्ठ तरीके से। वहाँ पर कुछ ऐसे दार्शनिक हैं जो ये मानते हैं कि जो आधुनिक शास्त्रीय कथन है वो व्यक्तिनिष्ठ न होकर के वास्तुनिष्ठ हैं। वो मानते हैं कि जो नीति शास्त्र है उसकी कथन वास्तुनिष्ठ हैं। जैसे कि हम चर्चा करें, जैसे सुखवादियों ने कहा है कि जो नैतिक प्रत्यय हैं या नियम हैं ये केवल व्यक्तिगत नहीं है, ये सभी के लिए समान है, ये उसके स्वभाव पे निर्भर करते हैं, या समाज के जुड़े सभी लोगों के लिए हैं, या वो सार्वभौमिक आदेशों के रूप में सभी के साथ जुड़े हुए हैं, या सभी के अंदर एक सहज ज्ञान की प्रवृत्ति है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे दार्शनिक हैं जो इसको वास्तुनिष्ठ मानते हैं कि प्रकृतिवाद जो है वो वास्तुनिष्ठ है, वो व्यक्तिनिष्ठ नहीं है। यहाँ पर कुछ दार्शनिक ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम नीति शास्त्रीय कथनों का जो मूल्यांकन है या उनका अर्थ है वो किसी प्राकृतिक तथ्यों के माध्यम से नहीं कर सकते, बल्कि इसमें कुछ नैतिक कथनों में कुछ निरप्राकृतिक गुण होता है जिसको वो धर्म से और तत्वमीमांसा से जोड़ते हैं। तो वे मानते हैं कि जो ईश्वर है, ईश्वरीय कथन है, क्योंकि जितने भी धार्मिक कथन हैं उनकी जो सैंक्टिटी है, उनकी जो सत्ता है, वो कहीं ना कहीं ईश्वर के अस्तित्व पर निर्भर करती है। तो धार्मिक कथन जो ईश्वरीय कथन है उसके अनुसार आचरण करना ही नैतिक है, ऐसा ही मानते हैं। तो ये कहीं ना कहीं मानते हैं कि जो हमारा नैतिक व्यवहार है या नैतिक शब्दों का अर्थ है कहीं ना कहीं वो धार्मिक संदर्भ में होता है और वो ईश्वर से जुड़ा हुआ है, वो एक अतीन्द्रिय सत्ता से जुड़ा हुआ है, उसका किसी प्राकृतिक व्यवहारिक तथ्य से कोई लेना देना नहीं है, वो ईश्वर से जुड़ा हुआ है, वो धर्म से जुड़ा हुआ है। वहीं तत्वमीमांसी जो लोग हैं वो ये मानते हैं कि जो नैतिक कथनों में जो शुभ अशुभ की अवधारणा है वो जो धर्म से जुड़ी है, ईश्वर से जुड़ी है, लेकिन वो एक तत्व से जुड़ी हुई है जिसका हम आनुभविक इंद्रिय मूल्यांकन नहीं कर सकते, उसे हम अपरोक्ष अतीन्द्रिय ढंग से समझ सकते हैं। जो हमारे अंदर जो प्रतिभान भी होता है गलत सही को लेकर के, कहीं ना कहीं किसी एक अतीन्द्रिय तत्वमीमांसी तत्व से जुड़ा हुआ है, तो तत्वमीमांसा को इसका आधार बनाते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि नैतिक निर्णय की व्याख्या प्राकृतिक निर्णय के आधार पर नहीं की जा सकती। तो जितने तत्वमीमांसी और धर्ममीमांसी आधुनिक शास्त्री हैं इनका ये मानना है कि जो नैतिक निर्णय है वो प्राकृतिक निर्णयों से भिन्न है, वो किसी निरप्राकृतिक गुणों पर निर्भर करते हैं जो कहीं ना कहीं तत्वमीमांसी तत्वों जैसे कि ईश्वर, आत्मा या धर्म के अन्य जो विचार हैं उनसे संबंधित है और वो तात्विक हैं। उनका अपना एक तात्विक स्वरूप है, एक सब्सटेंस है जिसकी हमें कोई डायरेक्ट एक्सपीरियंस नहीं हो सकता। वो कहेंगे ये पेन जो है वो प्राकृतिक तथ्य, इसको मैं छू सकता हूँ समझ, लेकिन शुभ का जो अवधारणा जो ईश्वर से जुड़ी हुई है उसको हम अनुभविक तथ्यों के आधार पर नहीं आ सकते, उसका हमें केवल एक अपरोक्ष अतीन्द्रिय इंट्यूशन होता है, प्रतिभान होता है। और ऐसे धर्मशास्त्री जैसे कि जॉन लॉक, विलियम पेले, कार्ल बार्थ, बर्नर ऐसे दार्शनिक हैं जो जो धर्मशास्त्रीय दृष्टिकोण के आधार पर नैतिक कथनों को और नीति शास्त्रों को समझने का प्रयास करते हैं।
ऐसे ही हम देखते हैं तत्वमीमांसी सिद्धांतों में, जैसे कि स्पिनोजा ने अपने सर्वेश्वरवाद में ईश्वर को ही वो परम द्रव्य माना है जिससे कि सभी तत्वों का निर्माण हुआ है, जिससे सामाजिकता, नैतिकता, दर्शन के सभी तत्व, आत्मा, जगत, ये सभी उसी पर निर्भर करते हैं। ऐसे हेगल भी जो है आध्यात्मिक जो स्तर है उसको मानता है, और ऐसे अन्य दार्शनिक हैं जिन्होंने, जैसे स्पिनोजा, हेगल, ग्रीन, इन्होंने तत्वमीमांसी सिद्धांतों का ही प्रतिपादन नीति शास्त्र में किया है। अब नैतिक निर्णय की व्याख्या प्राकृतिक निर्णय के आधार पर नहीं की जा सकती, ये सभी दर्शन शास्त्री ऐसा मानते हैं। अब हम इसी क्रम में कुछ मूल्यांकन हम जी मूर के संदर्भ में करना चाहेंगे। जी मूर ने जिस प्रकार से प्रिंसिपिया एथिका में शुभ कि गुड क्या है ना, उसकी अवधारणा का जैसे कि उन्होंने मूल्यांकन किया, जैसे उन्होंने उस पर आलोचनात्मक प्रश्न उठाए, कहीं ना कहीं हम जी मूर को अति नीति शास्त्र के संस्थापक के रूप में देख सकते हैं। हम उनका अध्ययन अगले व्याख्यानों में उनके जो अंतःप्रज्ञावाद है उसमें करेंगे, लेकिन मैं जी मूर को कहीं ना कहीं इस अति नीति शास्त्र के जनक के रूप में देखता हूँ, क्योंकि उनके प्रिंसिपिया एथिका में जिस तरह से उन्होंने नैतिक शास्त्र को या नैतिक कथनों को, यानी शब्दों को, नैतिक निर्णयों की जो व्याख्या दी है वो अति आलोचनात्मक, विश्लेषणवादी, तटस्थ व्याख्या है, जिससे कि मुझे अधिष्ठ शास्त्र का उदय दिखता है। अब हम दो अन्य जो अधिष्ठ सिद्धांत हैं, जैसे हम संवेगवाद, जिसका कि समर्थन कार्नेप, ए और स्टीवेंसन करते हैं, और जो परामर्शवाद है इसका समर्थन आर.एम. हेयर कहते हैं या नोवेल स्मिथ करते हैं, इनको समझने का प्रयास करेंगे। तो संवेगवादी और परामर्शवाद दोनों ही असंज्ञानवादी अधिष्ठ शास्त्र में आते हैं। ये दार्शनिक मानते हैं, जैसे कि कार्नेप, ए और स्टीवेंसन मानते हैं कि जो नैतिक निर्णय, नैतिक कथन है, वो किसी वास्तुनिष्ठ तथ्य को व्यक्त न करते हुए किसी व्यक्ति की अपनी संवेगों को, उनकी नैतिक भावनाओं को, उसकी अभिवृत्तियों को, उसकी लाइकिंग डिसलाइकिंग को ही व्यक्त करता है। लेकिन यहाँ पर परामर्शवाद में हेयर, आर.एम. हेयर जो है वो थोड़ा अलग दिखते हैं। हालांकि वो भी असंज्ञानवादी हैं, लेकिन वो इसकी व्याख्या अलग करते हुए कहते हैं ये मात्र किसी की संवेगों का या नैतिक भावनाओं का ही विवरण नहीं है, बल्कि इसमें एक परामर्शात्मक तत्व भी होता है कि जब व्यक्ति कहता है कि चोरी करना सही नहीं है, तो वो खाली अपनी भावना को व्यक्त नहीं करता, वो ये भी बताता है कि मेरा ऐसा मानना है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ये परामर्श को भी दिखाता है। तो इस प्रकार से आज हमने इस पूरे व्याख्यान में अधिनीति शास्त्र क्या है, उसका स्वरूप क्या है, उसका प्रमाणीकरण संभव है कि नहीं है, क्या उसके तर्क दिए सकते हैं, या उनमें जो मूल दार्शनिक प्रश्न हैं, जो संज्ञानवाद की जो अवधारणा है, जो मॉरल रियलिज्म, नॉन रियलिज्म है, जो नेचुरलिज्म, नॉन नेचुरलिज्म है, और उसका एक अवलोकन किया है, जिसे हम मॉरल कॉग्निटिविज्म, नॉन कॉग्निटिविज्म है, इसके बारे में चर्चा की है। इसके बाद हमने ये समझने का प्रयास किया है कि जो राजनीतिक सिद्धांत हैं वो किस प्रकार से मानकीय सिद्धांतों से भिन्न हैं, और इस क्रम में हमने इस अधिष्ठ शास्त्र के स्वरूप, उसकी समस्याएं, उसका उदय एवं विकास, इन सभी दार्शनिक प्रश्नों पर एक चर्चा की है, एक हल जानने का प्रयास किया है। ये कुछ कृतियां हैं जिनके आधार पर यह व्याख्यान बना हुआ है। धन्यवाद। Hello everybody, welcome back, and here I am to give a preview, very short obviously, in the area of what we mean by operation research and optimizations. So, we know operation research and optimization is used generally where you have some resources and you want to utilize them in the best possible way considering what your main objective is. Now, if we stop here and go back in the past, so the obvious question comes, from where did this technique of operation research and optimization, which is an area of mathematical techniques, come into the existence. So, generally, even though the work has started from areas of mathematics, economics, but generally it is considered that operation research and optimizations were very heavily used and it became popular during World War
to in trying to schedule different resources, manpower, armaments, considering there were resource constraints, time constraints and space constraints and so on and so forth. Now, for the general public, it should be aware that we consider from the academic point of view, there are different people, very famous people who have worked, but George Danzig is considered the father who really proposed the technique of linear programming as a very nice tool, where you can use operation research techniques in order to optimize the resources which are there depending on different constraints which you have. And after that, things have really moved very fast. They have been developing throughout the world, they have been usage, they are different type of societies, so on and so forth. And in course of time we see and we still find exciting areas of application, but theoretically there has been a growth in techniques like robust optimization, stochastic optimization, dynamic programming, parametric programming, nonlinear programming, so on and so forth, and they are used depending on the concept and the areas of application which we see for either finance, for marketing, for scheduling, for engineering field and so on and so forth. Now, application of OR and optimization, if somebody asks, is a very difficult question to answer, because if I start now, it will almost take about 1 hour to give you all the areas of application of optimization and operation research are. But to keep it very brief, considering that you are all ready and eager to take that as a subject, I will just highlight the areas of applications, some of which are in scheduling, in assignment problem, in facility location, like you want to build up a factory, you want to build up some storehouse, so on and so forth. It is used in network flows, like you want to transport some goods, transport manpower from one area to another area. So, how we will try to basically do it in the best possible way. What is best would obviously depend on how you are trying to use optimization as a tool in different areas. It can be used, operation research and optimization can be used in health services, in financial portfolio management, asset liability management, game theory and so on and so forth. Now, in the recent past, even though it is very well known, but still I would like to highlight the point that the computing powers and the techniques of operation research and obviously in statistics has exponentially grown. And with very sophisticated programming being available, like we know that there is MATLAB, there is R, there is SAS, which are different type of optimization tools. We see nowadays that operation research and optimization is also used in health sciences, in gene replication theory, in area of say for example prediction of weather, in the area of say for example prediction of earthquake, how you find out the best possible way to take actions such that it meets your overall demand. Say for example in prediction of earthquakes, you would like to basically build up your houses, build up the dams, build up the overall locations of people staying in different localities in such a way that the minimization of the losses are sustained. Furthermore, after the advent of computing and advent of different techniques, we see many meta heuristic and heuristic techniques are very heavily used in parlance of operation research and optimization by joining them together such that you get the best benefit. So, if the question arises what are the meta heuristic techniques, I would again be very brief, because again there is a huge amount of literature, huge amount of application areas, huge amount of research which are being done in the area of genetic algorithm, taboo search, ant colony optimization, simulated annealing, then in the area of particle swarm optimization, in the area of artificial immune system and so on and so forth. In the coming years, it is thought and definitely with some positive viewpoint that the area of multi-criteria decision making and multi-objective programming, where you use different type of tools and use the different advancement of optimization which has been made in such a way that you can basically optimize two different objective functions which are there in front of you, such that either if considering the area of finance, you can either maximize your return for the portfolio or minimize the risk also, or say for example you want to basically have a layout such that
Minimization of cost is one factor, and the maximization of, say for example, benefit which accrues to different type of users in this overall layout can be attained at the same time. So, obviously, it means that what we are seeing is a huge application of optimization along with different type of computing and heuristic techniques, such that in years to come this area of optimization would become one of the best tools where you accrue and get the benefits in the best possible way. And I am sure that the students or the participants who will take this course will find it an exciting add-on to their CVs and to their curriculum vitae, such that they can understand the techniques, how they can be used in the best possible practical sense. Thank you.